10 साल का हुओ युआनजिया मार्शल आर्ट्स के जाने माने गुरु एंडी का बेटा है। एंडी उसे कभी भी ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने देते थे, उसके अस्थमा की वजह से। फिर भी वो देख देख कर ही थोड़ा बहुत कुंफू समझने लगा था। हुओ का इकलौता दोस्त जिनसुन एक पढ़ाकू बच्चा था जो हुओ को होमवर्क में मदद करता ताकि वो प्रैक्टिस कर सके। हुओ के पिता एंडी को टाउन के सबसे बेस्ट कुंफू मास्टर जाओ ने चैलेंज किया। हुओ इस मुकाबले को लेकर बहुत एक्साइटेड था। उसे पूरा विश्वास था कि ये जीत उसके पिता के खेमे में ही जाएगी। मुकाबले में एंडी जाओ से आगे चल रहे थे। वे जाओ पर एक खतरनाक वार करने वाले थे, पर अपने आदर्शों के चलते उन्होंने ऐसा नहीं किया। बदले में जाओ ने गलत तरीके से मुकाबले को जीत लिया। अपने पिता को हारता देखकर हुओ का दिल टूट गया। जाओ का बेटा हुओ को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हुओ ने कॉन्फिडेंटली उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, पर वो जाओ के बेटे के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाया। इस शर्मनाक हार के बाद हुओ ने कसम खाई कि वो तियानजिन का सबसे बेहतरीन कुंफू मास्टर बनेगा और अपने परिवार की खोई हुई इज्जत वापस पाएगा। जिनसुन और हुओ ने अपने पिता की लाइब्रेरी से मार्शल आर्ट्स की किताब चुरा ली। इसके बाद उसने किताब में से सीख कर दिन रात प्रैक्टिस की, वो भी बिना आराम करे। जब हुओ को लगा कि अब वो पूरी तरह से तैयार है, तो उसने जाओ के बेटे को फाइट के लिए चैलेंज किया। जूनियर जाओ ने कॉन्फिडेंटली चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इस बार वो ट्रेंड हुओ के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाया। कुछ सालों बाद हुओ मार्शल आर्ट्स में और भी बेहतर हो गया। उसके पिता को गुजरे हुए अब एक अरसा बीत चुका था और उसकी बीवी भी अब इस दुनिया में नहीं रही। परिवार के नाम पर उसके पास एक बेटी थी जिससे वो बहुत प्यार करता था। जाओ के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद से वो कभी भी नहीं हारा। उसने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसके विरोधियों में से कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि उसे मात दे सके। हुओ ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे फॉलोअर्स को इकट्ठा कर लिया था, लेकिन इस सफर में उसके अंदर घमंड पैदा हो गया और वो धीरे धीरे अपने पिता के सिद्धांतों को भूलने लगा। वो हर समय शराब में डूबा रहने लगा और उसके शिष्य भी उसी की तरह प्रैक्टिस से ज्यादा मौज मस्ती पर ध्यान देने लगे। कभी कभी तो हुओ इतनी पी लेता था कि वो वापस अपने घर अपनी बेटी के पास जाना ही भूल जाता। उसने अपने परिवार का सारा पैसा मौज मस्ती में उड़ा दिया था और अब उस पर भारी कर्ज हो चुका था, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। एक शाम वो अपनी बचपन के दोस्त जिनसुन के पास जाता है। जिनसुन, जो कि अब एक बड़ा कारोबारी बन गया था और एक फेमस रेस्टोरेंट का मालिक भी। हमेशा की तरह हुओ ने आधी रात तक शराब पी और अपने फॉलोअर्स को फ्री का खाना भी खिलाया। जिनसुन का अकाउंटेंट उसे याद दिलाता है कि हुओ ने पिछले 1 साल से अपना बिल नहीं भरा और उसका बिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी रात जिनसुन ने हुओ को थोड़ा समझाने की कोशिश की। जिनसुन जानता था कि हुओ के फॉलोअर्स सिर्फ उसे इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो उन सबको फ्री का खाना खिलाता था। जिनसुन चाहता था कि हुओ अपने खर्च करने की आदतों में थोड़ा सुधार करे, लेकिन हुओ को उसकी बात पसंद नहीं आई। उसके हिसाब से जिनसुन कंजूस था। अगले दिन हुओ अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी किन से टकराया। वो अकेला आदमी था जिसके साथ अभी तक उसका मुकाबला नहीं हुआ था। क्योंकि उसने भी अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा रखा था, इसलिए बहुत से लोग किन को मार्शल आर्ट्स में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उन दोनों के बीच एक मामूली सा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से हुओ की ईगो हर्ट हो गई और वो अपना गुस्सा अपने शिष्यों पर निकालने लगा, वो भी ट्रेनिंग के वक्त उनकी पिटाई करके। रात में हुओ के एक फॉलोअर को स्ट्रेचर पर लाया गया। पता चलता है कि किन ने किसी वजह से उसकी पिटाई की थी। हुओ के हिसाब से किन ने ऐसा गुस्से और जलन में आकर किया था। जिनसुन के रेस्टोरेंट में किन और उसका परिवार किन का बर्थडे मना रहे थे, तभी हुओ अपने आदमियों के साथ वहां पर आ गया और पास की टेबल पर बैठकर शराब पीने लगा। किन ने उसे आज रात के लिए अपने झगड़े को अलग रखने को कहा, क्योंकि उसका परिवार भी वहां पर था, लेकिन हुओ पीछे हटने के मूड में नहीं था। जिनसुन ने भी उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा गुस्से में आकर जिनसुन से भी अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ ली। अब हुओ और भी ज्यादा गुस्से में था। उसने किन को मुकाबले के लिए चुनौती दी और कहा अगर वो चुनौती स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसके सामने अपने घुटने टेक दे। सभी लोग अपनी सेफ्टी के लिए रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। उनके बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ही मार्शल आर्ट्स में माहिर थे, पर जब हुओ के ऊपर गुस्सा सवार हुआ तो वो लड़ाई के नियमों को भूल गया। उसने किन को बुरी तरह थका दिया और फिर उसने आखिर में किन की छाती पर एक जानलेवा मुक्का मारा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब वो वापस घर लौटा तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी। किन के फॉलोअर्स ने हुओ से बदला लेने के लिए उसकी माँ को मार डाला था। हुओ अपनी माँ की मौत का शोक मनाते हुए रो ही रहा था, तभी उसे याद आया कि उसकी बेटी भी घर पर ही थी। वो जल्दी से उसके कमरे में गया, जहाँ उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। खून में लथपथ वो अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पाउच था जो उसने अपने पिता के लिए बनाया था। इस मोमेंट पर हुओ पूरी तरीके से टूट चुका था।
जैसे ही वो घर से बाहर आया तभी उसके शिष्य वहां आ गए। उन्होंने बताया कि किन ने जिसे पीटा था उसने किन की बीवी के साथ बदतमीजी की थी। अपनी बीवी के आत्मसम्मान के लिए उसने हुओ के शिष्य की पिटाई की थी, न कि गुस्से या जलन में। हुओ दुख, दर्द और पीड़ा से भर गया। उसे अपने जीने की कोई वजह नहीं दिख रही थी। वो त्यांजिन से जाने वाले पहले जहाज में चढ़कर एक कोने में लेट गया। उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ये जहाज उसे कहां लेकर जाएगा। हुओ अगले 6 महीने तक सड़कों पर ही भटकता रहा। जब उसे लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने सही वक्त पर आकर उसकी जान बचा ली। वो लोग उसे अपने कबीले में ले आए और उसकी खूब सेवा की। होश में आने के बाद भी वो किसी से बात नहीं कर रहा था। मून नाम की एक लड़की उसका ख्याल रख रही थी। उसे डर था कि हुओ कभी भी बेड से नहीं उठेगा, लेकिन मून की अनुभवी दादी का कहना था कि समय के साथ इसके भी घाव भर जाएंगे। एक दिन मून को लगा कि हुओ के बाल बहुत बढ़े हुए हैं। उसने हुओ को बाल कटवाने के लिए कहा। वो कई दिनों बाद बिस्तर से उठा और लड़की के साथ नदी पर गया, जहाँ पर मून ने उसके बाल काटने में उसकी मदद की। दाढ़ी कटवाकर हुओ बाबा से बाबू बन गया। अब वो उनके कबीले का हिस्सा बन चुका था। हुओ खेती में मदद करने लगा, साथ ही साथ वो खाना बनाने में भी हाथ बटाता था। 1 साल बीत गया। हुओ और मून एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन उनके कबीले का एक बच्चा दूसरे कबीले की गाय चुराते हुए पकड़ा गया। दादी माँ और मून ने दूसरे कबीले के मुखिया से कई बार माफी मांगी, पर वो बच्चे को माफ करने के मूड में नहीं था, बल्कि उनके ट्रेडिशन के हिसाब से बच्चे की कुटाई होनी थी। हुओ ने कहा कि बच्चे की जगह मेरी कुटाई कर लो, लेकिन बड़ों के लिए नियम कानून कुछ अलग थे। हुओ को सजा के तौर पर सामने वाले कबीले के सरदार से लड़ना होगा। हालांकि हुओ कुछ ही देर में उसके तोते उड़ा सकता था, लेकिन अब वो अपनी नॉलेज और पावर से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए शुरू में तो उसने खुद का बचाव भी नहीं किया, लेकिन दादी माँ से थोड़ी मोटिवेशन मिलने के बाद वो कम से कम अपना बचाव करने लगा। सजा का समय खत्म हो रहा था और सरदार अभी तक हुओ को छू भी नहीं पाया था। उसने अपनी हार कबूल कर ली। अगले दिन हुओ, मून और कबीले के कुछ बच्चे साथ में बैठे हुए थे। बच्चे हुओ से कुंफू सीखना चाहते थे, पर हुओ ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि अजीम शक्ति लोगों को क्या से क्या बना सकती है। वो चाहता था कि यहाँ के लोग जैसे अपना जीवन जी रहे हैं वैसे ही जिएं, शांति के साथ। बच्चों ने अपने भोलेपन में कहा कि हुओ और मून साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बात को दोनों ने अनसुना करने का दिखावा किया। अंदर से तो मन में लड्डू फूट रहे थे। एक दिन मून अपने माता पिता की कब्र पर जाती है, जिससे हुओ को भी अपने माता पिता और बेटी की याद आ गई, जिसे वो मरने के बाद छोड़ आया था। अब जबकि उसकी दिमागी हालत पहले से बेहतर थी, तो वो वापस घर लौटना चाहता था, ताकि वो अपनी बेटी की कब्र पर जाकर उससे माफी मांग सके। जब उसने मून को अपने प्लान के बारे में बताया, तो मून ने उसे खुशी खुशी एनकरेज किया। हुओ ने जल्द से जल्द वापस लौटने का वादा किया और मून को उसका इंतजार करने के लिए कहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने शहर त्यांजिन पहुंच चुका है। ये जगह पहले जैसी नहीं रही थी। क्वीन साम्राज्य के पतन के बाद कुछ बड़े देशों ने चाइना पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। उसके शहर त्यांजिन को भी कॉलोनाइज कर लिया गया था, जिस वजह से बहुत से विदेशी यहाँ रहकर उनकी संस्कृति का पतन करने लगे थे। हुओ अपने घर गया, जो अब एक पुराना खंडहर मकान मात्र रह गया था। परिवार के सेवक किम ने उसका स्वागत किया और अपनी पूरी कोशिश की चीजों को वैसा ही रखने की जैसे वो पहले थी। हुओ के जाने के बाद लेनदारों के एक झुंड ने पैसे की तलाश में पूरे घर को बर्बाद कर दिया था। हुओ अपने परिवार की कब्र पर गया और उसने अपने पिता से माफी मांगी। आखिरकार वो समझ गया था कि उस दिन उसके पिता ने वो जानलेवा वार क्यों नहीं किया, जबकि वो ऐसा करके शहर के सर्वश्रेष्ठ कुंफू मास्टर बन सकते थे। इसके बाद वो किन के परिवार से माफी मांगने गया और किन को इज्जत देते हुए हुओ ने उसके सामने अपना सिर झुकाया। शहर में थोड़ा घूमने के बाद उसे पता चला कि हरक्यूलिस नाम का एक रेसलर चीनी लोगों को मुकाबले के लिए चुनौती दे रहा था। हरक्यूलिस अभी तक एक भी मुकाबला हारा नहीं था। चीनी विरासत को बचाने के लिए हुओ उसे चुनौती देना चाहता था, जिसके लिए उसे कुछ पैसों की जरूरत थी। इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त जिनसुन के पास गया और जो कुछ भी सालों पहले हुआ था उसके लिए उसने जिनसुन से माफी मांगी। हुओ ने अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख लिया था। जब जिनसुन को पता चला कि उसे पैसे की जरूरत क्यों है, तो उसने अपने असिस्टेंट के हाथों हुओ को पैसे दिलाने में ज्यादा देर नहीं की। अब हरक्यूलिस और हुओ आमने सामने थे। किसी को भी पहली नजर में यही लगेगा कि हुओ जैसा दुबला पतला आदमी अपने से दुगने साइज के आदमी के सामने कैसे टिक पाएगा। मैच शुरू होने से पहले हुओ ने अनाउंसर से रिक्वेस्ट करी कि मैच ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए। भाषा के गैप का फायदा उठाते हुए अनाउंसर ने हरक्यूलिस को भड़का दिया। मुकाबला शुरू हो गया और हुओ ने शुरुआत में ही अपनी पकड़ बना ली।
धीरे धीरे मुकाबले का रोमांच बढ़ता जा रहा था। तभी हुओ ने हरक्यूलिस की जान बचा ली। एक ईमानदार खिलाड़ी की तरह हरक्यूलिस ने अपनी हार कबूल कर ली। हुओ इस मुकाबले के बाद फेमस हो गया था। इसके बाद वो शंघाई में जिनसुन से मिला। जिनसुन चाहता था कि वो एक एथलेटिक एसोसिएशन बनाए जहां पर वो चाइनीज बच्चों को कुंफू की कला सिखा सके। इस तरीके से वे विदेशी दबाव में भी अपने कल्चर को बचा सकते थे। इसी बीच कुछ विदेशी अधिकारी चीनी लोगों में हुओ की बढ़ती लोकप्रियता से नाखुश थे। उन्हें डर था कि विदेशी लड़ाकों के खिलाफ हुओ की लगातार हो रही जीत से चीनी लोग अंग्रेजों के खिलाफ विरोध न कर दें। तभी उन्होंने ये पक्का करने के लिए कि अगले मैच में हुओ की हार हो, उन्होंने उसके खिलाफ एक ही दिन में 4 विदेशी लड़ाकों से मुकाबले का प्रस्ताव रखा। जापानी प्रतिनिधि मिस्टर मीता ने इस बार हुओ को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया। ये जानते हुए कि ये उसे हराने की सिर्फ एक चाल है, फिर भी हुओ ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। मुकाबले से एक दिन पहले वो अपनी प्रतिद्वंदी जापानी चैंपियन तनाका से मिला। उन्होंने साथ में चाय पी। तनाका भी हुओ की तरह एक ईमानदार खिलाड़ी था। उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुकाबले का दिन आ गया। हुओ को पहले 3 लड़ाकों से लड़ना था। वो लड़ाके हुओ के सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाए। हुओ तीनों को हराने में कामयाब रहा। आखिर में उसके सामने तनाका आता है। तनाका ने उससे माफी मांगी क्योंकि ये मुकाबला उसकी नजर में गलत था। उसने हुओ से मुकाबले को रद्द कराने के लिए भी पूछा, मगर हुओ को इस मुकाबले से कोई शिकायत नहीं थी। पहला राउंड शुरू हो गया। वे लड़ाई के लिए अपने पसंद के हथियार चुनते हैं। हुओ ने सैंजी गन को इस्तेमाल किया, वहीं तनाका ने लड़ाई के लिए एक तलवार चुनी। लड़ाई शुरू हो गई। मुकाबले के बीच में गलती से उनके हथियार बदल गए। तनाका सैंजी गन चलाने में अच्छा नहीं था, इसलिए हुओ ने ईमानदारी से हथियारों को बदल लिया। पहला राउंड एक ड्रॉ रहा। अगले राउंड से पहले आराम करते हुए हुओ चाय पीने लगा, जिसमें मिस्टर मीता ने जहर मिला रखा था। मिस्टर मीता उसे किसी भी तरह से हारता हुआ देखना चाहता था। दूसरा राउंड शुरू होते ही हुओ को चक्कर आने लगे। मुकाबला शुरू ही हुआ था कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। हुओ की सुरक्षा के लिए तनाका ने मैच रोकने की मांग करी, लेकिन जब हुओ को पता चला कि उसे जहर दिया गया है तो उसने मुकाबले को जारी रखना ही ठीक समझा, क्योंकि अब तो वो वैसे भी मरने ही वाला था। पूरी तरह से थकने के बावजूद भी हुओ ने उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तनाका की छाती में मुक्का मारा, जिस टेक्निक से उसने किन को मारा था। हालांकि अपनी गलतियों से सीखकर इस बार उसने अपना मुक्का रोक लिया था, लेकिन तभी वो नीचे गिर गया। तनाका ने हुओ को विजेता घोषित कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि हुओ उसे मुक्का मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर में हुओ ने अपने दोस्त की बाहों में दम तोड़ दिया। तनाका ने मिस्टर मीता को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम जापान देश के लिए कलंक हो। आखिरी सीन में दिखाते हैं कि हुओ की आत्मा कुंफू करते हुए मून के घर के बाहर पहुंच गई। मून दौड़ती हुई घर के बाहर आई। उसे हुओ के आने का एहसास हुआ, बावजूद इसके कि वो देख नहीं सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म होती है।